अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज़। प्रोग्राम फ़ेस टू फेस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हम एज़ अ पाकिस्तानी ऐसे कभी कभी ऐसे मोमेंट आते हैं जिसमें हम बहुत प्राउड फील करते हैं। और क्रिकेट में हमारी कोशिश होती है कि हम प्राउड मोमेंट लेकर आएँ, अल्लाह करे वर्ल्ड कप में ले आएँ। लेकिन इस टाइम पूरे पाकिस्तानी को मैं प्राउड मोमेंट फ़ील करवाना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की डिफेंसिव पोजीशन जंग के बाद से जिस तरीके से हालात बदले हैं वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। उसका हम क्या, इंटरनेशनल मीडिया बल्कि दुनिया का सुपर पावर, उसका प्रेसिडेंट अपने मुंह से बता रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जियोपॉलिटिकली और डिफेंसिव पोजीशन में कितना आगे है। हम थे पहले ख़रीदार, हम ख़रीदते थे जहाज़, हम ख़रीदते थे टेक्नोलॉजीज़, लेकिन अब हम खित्ते में सप्लायर्स बन चुके हैं। JF-17 थंडर, पाकिस्तान का जो थंडर पूरी दुनिया के अंदर छाया हुआ है, जिसमें देखें चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो आप देखें कि बड़े बड़े रीजन्स हो, ममालिक हो, वो सब चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के JF-17 जो थंडर हैं उनकी डील हमारे साथ फाइनलाइज हो जाए। और अरबों डॉलर्स के मुआहदे अभी हम MOU साइन कर चुके हैं। बहुत से ममालिक इंटरेस्टेड हैं जो कि JF-17 टेक्नोलॉजी को ख़रीदना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने मई के अंदर इंडिया को शिकस्त दी थी, और राफेल जो कि ताकत में, जो कि वैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है, उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, लेकिन इन्हीं जहाज़ों ने, JF-17 थंडर ने राफेल तक को गिरा दिया। तो उसके बाद अब पाकिस्तान के जिस तरीके से पजीराई हो रही है, ये हमारे लिए एज अ प्राउड मोमेंट है। और अभी जो डिफेंस डील्स हम साइन करें, सऊदी अरब से कर चुके हैं, और JF-17 थंडर की जो डील साइन कर रहे हैं, किन किन ममालिक से हो रही हैं और इसके पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान का इस पूरे रीजन के अंदर जो हम कहते हैं कि हम खित्ते के स्टेबलाइजर है, तो वो स्टेबलाइज करने में हमारा रोल क्या है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान साहब मौजूद हैं। उनको हम प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और इसके साथ शहजाद हुसैन भट्ट साहब हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, वेलकम टू द शो। मैं सर आपकी तरफ आऊँगी। जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि भाई हम लीबिया हो, सूडान हो, सऊदी अरब हो, बांग्लादेश हो, मतलब हर कोई चाहता है कि हमारे साथ डील्स उनकी साइन, किसी के साथ हम बिल्कुल डिलीवरी के पॉइंट पर हैं, किसी के साथ हमारी डील साइन हो रही है। पाकिस्तान की ये जो जियो पॉलिटिकल से हम जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है और डिफेंसिव पोजीशन पर आ चुके हैं, ये पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए, जो हम एशियन टाइगर इंडिया अपने आप को कहता था, हमने तो चुपचाप बगैर कुछ किए ये टाइटल ले लिया है, छीन लिया है इंडिया से। सर अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए जी, JF-17 जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन तैयारा है जो बहुत खुशी लेके आया। और ये जो इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की हैं। और एक तैयारे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो कॉम्बैट प्रूवन होना चाहिए। JF-17 इज़ अ कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट। आपने देखा कि मई की जंग में उसने J-10 को सपोर्ट किया, और इंडिया का जो मायनाज किस्म का एयर डिफेंस सिस्टम था S-400, उसकी 2 बैटरीज उड़ा के रख दी। तो ये एक वॉर प्रूवन मशीन है। फिर एक त्यारा जब आप ख़रीदते हैं या कोई आर्म्स डील करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो खौफ होता है वो ये होता है कि हमारे पे किसी किस्म की सैंक्शंस ना लग जाएँ। पाकिस्तान से उस किस्म का भी कोई ख़तरा नहीं है कि हम किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। और फिर वॉर प्रूवन मशीन के साथ उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप चाहें, जो चाहते हैं वो आपका जहाज़ डिलीवर कर सकते हैं। इसमें एयर टू ग्राउंड वेपन्स कैरी करने की भी सलाहियत है, इसके अंदर एयर टू एयर की भी है। इसका रेडार बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा रेडार है। इसके अंदर PL-15 मिज़ाइल लगते हैं जो कि एक प्रूवन मिज़ाइल है, और उसने अपनी जो है छाप जो है सारी दुनिया में जो है करके दिखा दी कि देखें कि ये एक बहुत अच्छा मिसाइल है जो कि 200 किलोमीटर के ऊपर तो हमने वर्ल्ड हाईएस्ट जो रेंज की किल थी वो अचीव की। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान के पास है और जो हम बना रहे हैं और ये जो ऑफ़र कर रहे हैं। जहाँ तक बात आई जी कि ये कौन लेना चाहता है, उसके अंदर काफ़ी सारे ममालिक हैं जो इंटरेस्टेड हैं, और कुछ के साथ जो है वो बातचीत चल रही है, कुछ के साथ MOU साइन हो गए हुए हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारी कभी भी डील नहीं हुई थी। जैसे डिफेंस पैक्ट की बात की हमारी, हाँ जी, डिफेंस पैक्ट, हाँ जी, डिफेंस पैक्ट हुआ। सऊदी अरेबिया तो स्टेल्थ जहाज़ देना चाह रहा है, और जिस तरह मैंने आपसे बताया कि JF-17 जो है
ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है और इसके अंदर हर वो कैपेबिलिटी है जो कि एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये इसकी कीमत है। ये 25 से 30 मिलियन डॉलर में आपको मिल सकता है और जो अच्छे फाइटर्स हैं इस वक्त दुनिया में उनकी कीमत जो है 60 मिलियन से लेके 90 मिलियन तक है। और आपका जैसे राफेल जिस तरह ये इंडिया के पास है वो भी जो है 80-90 मिलियन के दरमियान उसकी कीमत है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस JF-17 ने दी ये मार के हक़ में और सपोर्ट दी J-10 को, तो आप देख लें कि इसकी तकरीबन उतनी ही कंपैटिबिलिटी है अब A2 एयर वेपन्स के अंदर और A2 ग्राउंड में भी। आप देख लें कि दुनिया का मायनाज तरीन जो है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है पाकिस्तान के पास और इसका क्रेडिट हम देंगे अपनी लीडरशिप को कि उन्होंने हमारी जो है इसको प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से दुनिया में प्रेजेंट किया और उसकी जो है मैं सर इसी तरफ आने लगी थी, आपने जो बातचीत हो रही है या एग्जैक्टली कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बेस्ट है, बल्कि राफेल से तो फिर राफेल आप बता रहे हैं कि प्राइस में भी इससे ज़्यादा है, एडवांसमेंट में भी इससे ज़्यादा है। लेकिन एज अ एयर मार्शल आई गेस आप ज़्यादा वो जो मैंने प्राउड मोमेंट की बात की थी ना कि हमारे पायलट्स, हमारी एयर फोर्स जिस तरीके से वो मनोवरिंग करते हैं, दुबई एयर शो में हमने देखा, आप तो हमें ज़्यादा खूबसूरत तरीके से बता सकेंगे कि ये जो JF-17 थंडर जिसका पूरी दुनिया में इस टाइम चर्चा हो रहा है, जिसको बार बार कह रहे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 5 6 से अब 11 जहाज़ों तक बात पहुंच गई है। ये क्रेडिट और ये प्रैक्टिस और दिन रात मेहनत और किस तरीके से ये पूरी प्रैक्टिस पायलट्स की होती है, ज़रा उस बारे में हम थोड़ा सा अगर बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी देखें, ये जो हमारी अभी रिसेंट जीत हुई हवा में और पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस वर्सेस दी इंडियन एयरफोर्स, जो हमारी परफॉर्मेंस थी ये एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और इसके जो मौजूद थे वो हमारे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू थे। उन्होंने बहुत मेहनत की। हमारे पहले भी जो चीफ्स गुजरे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एयरफोर्स को जो है मजबूत बनाने की कोशिश और अच्छी ट्रेनिंग कराने की कोशिश की। लेकिन जो प्रेजेंट एयर चीफ को जो जिस चीज़ का क्रेडिट जाता है, उन्होंने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज़ किया और उन्होंने इस एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बनाया। उसके बनाने से ये हुआ कि हमारे पास ना कि खाली जहाज़ों की कैपेबिलिटी थी, हमारे पास मल्टी डोमेन कैपेबिलिटी आ गई। और जो हमने स्किल्स अचीव की, इन्होंने पायलट ट्रेनिंग के ऊपर इतना ज़ोर दिया कि इन्होंने J-10 को सिर्फ जो था वो राफेल के साथ लड़ाने के लिए तैयार किया और हमारी इतनी तैयारी थी राफेल को कॉम्बैट में गिराने की कि जिस वक्त हमारी उनके साथ जंग हुई तो हमने 4 राफेल गिरा दिए और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा भी 3 उनके जहाज़ गिरे। तो जो है फ्रेंच टेक्नोलॉजी और रशियन टेक्नोलॉजी को भी हेड ऑन लिया हमारे जहाज़ों ने। एब्सोल्युटली, सिर्फ टेक्नोलॉजी हो जाना बड़ी बात नहीं है, बहादुरी और उसमें जो प्रैक्टिस है, आई मीन दैट इज़ मोर अट्रैक्टिव। ये जो स्किल्स की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये इसके अंदर स्किल्स का तो ये है जी कि हमारे पायलट्स इतने अच्छे और वेल ट्रेंड थे और इन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ा कि उन्होंने तो इंडियंस को ये मौका नहीं दिया कि वो उनके ऊपर मिसाइल दाग सकें, जबकि हमने उनके ऊपर 7 मिसाइल दागे और जिससे वो गिर गए। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ मैं आऊँगा कि उन्होंने कहा जी कि ये जब भी वो स्टेटमेंट देते हैं वो 8 की बात करते हैं, फिर 10 की बात करते हैं। पिछली दफ़ा तो उन्होंने 10 कहा था, इस दफ़ा तो उन्होंने 11 कह दिया। ये जो 11 की बात है जी, ये भी एक अगर आप इसको थोड़ा सा टेक्निकली एनालाइज करें तो ये इस तरह है कि जब आप मिसाइल फायर करते हैं अपने दुश्मन के ऊपर तो जाके जो सीधा लगता है उसके ऊपर तो आपको किल मिल जाती है। और ये आइडियल पैरामीटर्स के अंदर जहाज़ जो मिसाइल जो होते हैं वो जहाज़ से फायर किए जाते हैं। अब आप देखें कि जिस वक्त जंग हो रही होती है सारे जो मिसाइल्स होते हैं वो आइडियल पैरामीटर्स में फायर नहीं हो सकते। वो उसका एक सलूशन आता है आपके पास पायलट के पास, जिसको उसको सलूशन जब वो पूरी तरह से जो है वो राइप हो जाता है कि जी अभी आप जहाज़ को मार सकते हैं तो आप अपना मिसाइल दाग देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जो कि जहाज़ मिसाइल के तो एनवेलप में होता है जहाज़, लेकिन आप जब
उसको फायर करते हैं तो वो फ्रिंजेस के ऊपर चला जाता है, वो उस तरह नहीं होता जिस तरह की आइडियल सिचुएशन होती है आपके मिसाइल फायर करने की। जी, तो आपकी फ्रिंजेस की जो मिसाइल्स हैं जब कॉम्बैट हो रही होती है उसके अंदर आप कुछ फ्रिंजेस के ऊपर से भी मिसाइल फायर करते हैं, क्योंकि जहाज़ आपकी रेंज में होता है। अब होता ये है कि जी जिस वक्त हमारी ये जंग हो रही थी तो इंडियंस वर ट्राइंग टू इंट्रूड इनटू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसना चाहते थे। जिस तरह मोदी साहब कहते हैं कि जी हम घुसेंगे और हम घुस के मारेंगे, तो वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने मारने की भी कोशिश की, क्योंकि उनको एक टारगेट दिया गया था कि जी पाकिस्तान का एक त्यारा गिरा दो ताकि हमारे पास डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए कुछ हो जाए। तो इस तरह जब ये सारा कुछ चल रहा था तो जहाज़ एक दूसरे के साथ जब इंटरमिंगल होते हैं एयर कॉम्बैट के अंदर, तो आइडियल पैरामीटर्स जो होते हैं उसके अंदर तो आप जब मिसाइल दागते हैं तो जहाज़ गिर जाता है। जब आइडियल नहीं होते हैं तो उसके अंदर आप मिसाइल तो फायर कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर किल प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। जब किल प्रोबेबिलिटी कम होती है तो मिसाइल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसको प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ ये होता है कि जहाज़ के करीब से भी आपके दुश्मन के जहाज़ के करीब से भी आपका मिसाइल फायर किया हुआ गुजरे और उसके पैरामीटर्स पूरे नहीं थे, लेकिन वो जर्नली उस डायरेक्शन से गुजरता है तो जब वो सेंस करता है कि मेरे करीब जहाज़ है तो एकदम फट जाता है। सर ये टेक्निकलिटीज जो है ना, ये आई थिंक ज़्यादा बेहतर तरीके से आपने एक्सप्लेन भी कर दिया, बट स्टिल वी आर रियली हैप्पी एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर एयरफोर्स एंड आवर आर्मी चीफ कि हमने इतनी बहादुरी से जंग बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन जो हुआ है और उसके बाद से जिस तरीके से हमारी डील्स पूरी दुनिया के साथ हो रही हैं JF-17 की, एज अ पाकिस्तानी हमें बड़ा प्राउड फील होता है। बट सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आसिम सुलेमान साहब से, लेकिन आपको मैं शामिल गुफ्तगू इस वजह से कर रही हूँ कि हम ये सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आप ये देखिए कि जितनी भी सूरत हाल इस टाइम बनी हुई है और हम इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनको भी बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान से, एंड स्पेशली अभी जो ईरान की सिचुएशन चल रही है, मैं चाहूँगी कि उस पर भी आपकी जितने भी स्टेटमेंट्स हम पिछले प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे, वो रॉयटर्स की तस्वीर और सैटेलाइट तस्वीर, वो 1 बाय 1 आपकी सारी खबरें सच बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं और अमेरिका पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है। देखिए फिजा, बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा लेटेस्ट कंपाइल करना चाह रही हैं ना, तो जो नया अल्टीमेटम ट्रम्प साहब दे रहे हैं वो तो कह रहे हैं 10 से 15 दिन ही काफ़ी हैं और मैं पहले ही टाइम ज़्यादा दे चुका हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर भी आप अगर गौर कर लेंगी तो वो भी अब ये कह रहा है कि अब एडवांस स्टेज आ गई है, अब जो है प्लानिंग तक पहुँच गया है अमेरिका, अब डू एंड डाई की बात आ रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये गौर करना पड़ेगा कि अगर इसने मखसूस अफराद को निशाना बनाने बल्कि तेहरान में निज़ाम की तब्दीली के इम्कानात पर कोई बात की है, तो ये अगर आप इसको इस निगाह से देखें कि अगर अमेरिका टारगेटेड स्ट्राइक्स करता है तो ये महदूद ऑपरेशन हो तो सकता है, लेकिन बात यह है रजीम चेंज तक बात पहुंचती है तो फिर पूरा मैं समझता हूँ मशरिक़ वस्ता जो है वो हिल जाएगा। और अहम नुक्ता इसमें यह है कि हमें तारीख बताती है कि रजीम चेंज के अल्फाज जब भी अस्करी दस्तावेजात में दाखिल होते हैं तो हमेशा नताइज जो है वो महदूद नहीं रहते, फिर वो बात पूरे आगे तक चलती है और ये बात जाने लगी है। लेकिन मैं मौके से फ़ायदा उठाऊंगा, एयर मार्शल साहब फिजा एक ब्रेक पे जा रही है, लेकिन जाते जाते मैं एक आपसे सादा सा सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आपने अभी भी तफसील से बताया कि 4 राफेल थे और 3 मजीद त्यारे स्ट्राइक हुए, भारत के साथ हमारे मामला चले, लेकिन बात यह है ये जो अमेरिका है ये 4, 5, 6, 7 फिर 11, ये क्या मोदी साहब को और नेतन्याहू साहब को जला रहा है, क्यों पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा है, आखिर ये शरारत करता क्यों है ट्रंप, इसके पीछे क्या कहानी है, कुछ सादा अल्फाज में बताएंगे आसिम सुलेमान साहब? हाँ जी, एक्चुअली जी शरारत नहीं करते, मेरा ख्याल है कि वो सदर हैं और उनको जो है वो शरारत भी नहीं देती। वो जो बात करते हैं किसी बेस के ऊपर या किसी अथेंटिसिटी पे बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जिस वक्त एयर कॉम्बैट हो रही थी और हमारे चीफ जो थे उस एयर कॉम्बैट को सुपरवाइज़ कर रहे थे ऑप्स रूम से, तो वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि जिस वक्त ये जहाज़ हमारे करीब आएंगे या हमारे मुल्क में आने की कोशिश करेंगे या हमें थ्रेट बनने की कोशिश करेंगे तो हमने इनको गिरा देना है। और जो मिसाइल तो डायरेक्ट लगे वो तो जहाज़ गिर गए, 7 जहाज़ गिरे और एक हमने जो है सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम से गिराया।
अब मैंने जिस तरह आपको कहा कि जो मिसाइल उन्होंने डायरेक्ट फायर किए वो तो उनके जहाज़ गिर गए, इसके अलावा भी जो है ना 10 से 15 मिसाइल हमने फायर किए, और ये वो मिसाइल थे जो फ्रिंजेस के ऊपर थे, जिसके अंदर सोल्यूशन 100% नहीं था, लेकिन प्रोबेबिलिटी थी कि वो जहाज़ गिर जाएंगे। अब ये इस तरह की जिस वक्त सिचुएशन होती है तो जहाज़ जो है वो डैमेज भी हो सकता है और गिर भी सकता है, लेकिन हम लोगों ने वो जहाज़ क्लेम इसलिए नहीं किए कि हमारे पास उसकी 100% जो थी वो ऑथेंटिसिटी नहीं थी कि ये हमने ये जहाज़ गिरा दिए। ठीक। अब होता यह है कि जो वक्त गुजरता जाता है तो आपको ये पता चलना शुरू होता है कि दुश्मन का कितना नुकसान हुआ, और इसके जो सबसे बड़े जो मैं ब्लेम करूँगा किसी को, वो इंडियन एयर चीफ हैं। वो कहते हैं कि जी आप खुद गैस कर लें हमने कितने जहाज़ गिराए, आपने कितने जहाज़ गिराए, हम आपको नहीं बताएंगे कि हमारे कितने जहाज़ गिरे। देखें ऐसे नहीं होता, जब तक वो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो उसका मतलब है कि ये 7 जहाज़ नहीं 7 से ज़्यादा जहाज़ हैं। अब जो है प्रेसिडेंट ट्रंप के पास कैपेबिलिटी भी है, उनके पास सैटेलाइट है, उनके पास CIA है, उनके पास दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इस तरह की जो किल्स जो होती हैं वो जो कि आहिस्ता जैसे डेवलपमेंट्स और रिपोर्ट सामने आती हैं, फिर उसके बाद डेवलपमेंट के सामने आता है और वो बताता है। हमें तो अपने मुंह से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए इतना ही प्राउड मोमेंट बहुत है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद बता रहे हैं कि इस जंग का फैसले में कि कौन जीता और कौन हारा, हमें कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक पर हमने जाना है और ब्रेक के बाद हमने जो अमेरिकन टैरिफ है जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट फैसला आया है, इस पर बात करते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। ट्रंप पर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट बरस पड़ी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आके जैसे टैरिफ लगा दिया था, एक शाही फरमान जारी कर दिया था कि इस मुल्क पे इसके मुझे प्रेसिडेंट नहीं पसंद, इसके साथ हमारी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, या ये हमें टेक ओवर कर रहा है, हमें स्नब कर रहा है, तो इन पर लगा दें टैरिफ। किसी पर 50%, किसी पे 100% टैरिफ लगा दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिकन इकोनॉमी को ग्रेट अमेरिका के जो ख्वाब लेकर आए थे, जिस पर उन्होंने वोट लिया, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए ये सब स्टंट किए। अब उसको जब चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर उनकी खूब हौसला अफजाई की और उन्हें समझाया और उन्हें बताया कि ये आपके दायरे इख्तियार में नहीं है। और उसमें रिबर्टल में अब उन्होंने कहा कि सिर्फ 10% मैं टैक्स लगा देता हूँ। तो पहले इतने बड़े बड़े जो है वो स्टंट्स करने की ज़रूरत ही क्या थी। बट इसको मज़ीद समझने के लिए हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो कि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकेंगे, हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर वेलकम टू द शो। और ये जो अभी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आपको लगता है कि ये अमेरिका के लिए और बाकी पूरी दुनिया के लिए खुश आइंद है? दैट वाज द राइट डिसीजन जो लिया गया है? क्योंकि अब और दूसरा जो इसका है कि क्या लॉफुली ऐसा हो सकता है कि जो टैरिफ दे रहे थे वो उसको आगे कहीं एडजस्ट करेंगे या फिर इनको दोबारा रिफंड किया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया फिजा एंड वेलकम, आपने ये शो शुरू किया है। वेरी क्विकली अगर इसका कॉन्टेक्स्ट समझें तो डोनाल्ड ट्रंप 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे थे। एक ये था कि वो जो एक पब्लिक पॉपुलिज्म है कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग को वापस ला रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने ये मैसेज दिया था कि हम सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, हम फैसला करेंगे कि हमने किस कीमत पे चीज़ खरीदनी है, और टैरिफ्स लगा के उन्होंने अपना ट्रेड इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश की। उसका क्रिटिसिज्म 2 है। एक इकोनॉमिस्ट का है जहां हम लोग कह रहे थे कि जब आप टैरिफ के जरिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि लोग आपसे ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, आप सिर्फ टैरिफ लगा के लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। यस। दूसरा उसका एंगल जो अभी नजर आया है कि आपने ना सिर्फ ग्लोबल मल्टीलैटरल सिस्टम बल्कि अमेरिका का जो इंटरनल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है उसको बाईपास करके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये टैरिफ्स लगाए थे। अब एक तो वो अमेरिका में चैलेंज हो गया, लेकिन दुनिया के अंदर एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जी आप किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म प्लान नहीं कर सकते। कल को एक सदर उठेगा और वो सारे का सारा जो WTO रेजीम है उसको तोड़ के बायलैटरल डिसीजंस करेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इस सारी चीज के अंदर करेक्शन आ रही है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये उस करेक्शन की तरफ एक कदम। लेकिन अमेरिकन जो एक सिस्टम है पॉलिसी का वो डैमेज हो चुका है, लोगों का एतबार इस वक्त बहुत कम है।
अच्छा, इकोनॉमिकली आपकी बात तो ठीक है कि अमेरिकन पॉलिसीज पर अब रिलाई नहीं किया जा सकेगा, बट साहब आपका कोई क्वेश्चन है? देखें फिजा, बात यह है, आपने बड़ी अच्छी बात की और हरून भाई तो माशाल्लाह एक्सपर्ट है और माशियत की बहुत ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मुझे ज़रा हरून भाई आज सादा ज़बान में समझाए। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। इसहाक डार साहब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको भी समझ है, आप माहिर मौशियत हैं, 2 + 2 4 होता है और 2 और 2 22 भी हो जाता है। हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, IMF को पैसे देने हैं, त्यारे बेच रहे हैं, ओ जी मेरे पास तो जनाब मादनियात का खजाना निकला है बलोचिस्तान से। नीचे ग्राउंड रियलिटी क्या है? हमें आम पाकिस्तानी को ये समझाएं कि हम कहाँ खड़े हैं, नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? हारून भाई जी, हम स्लाइटली नीचे जा रहे हैं, और जो किसी भी मईशत को जब आप बैठ के जज करते हैं, उनके दुनिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड है। वो इस पे नहीं जज करते कि आपकी मादनियात निकल आई या हमने इतने की डील कर ली या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये चीज़ों को हम फील गुड फैक्टर कहते हैं, लेकिन जब तक ये चीज़ें उन अशारियों में ट्रांसलेट नहीं होती, इशारिये हमें ये कहते हैं कि पिछले 30 साल में हमारी एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन पर है और 3 और 4% के दरमियान है। जितनी आबादी बढ़ रही है ये उससे आधी है, हम उनके लिए जॉब्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रहे, और इसलिए आप देखते हैं कि लोग मुल्क से बाहर जाते हैं और नई चीजें ढूंढते हैं। इशारिये ये कहते हैं कि हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट टू GDP रेशो वो भी 6% पिछले 15 साल में कम हुई है। हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो वो भी 15% से 12.5 पौने 13 पे आ गई है। हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले से कमजोर है। ये हैं जो एक दुनिया को एक्सेप्टेबल इशारिये हैं जिनके ऊपर कहीं की मईशत को जज किया जाता है ग्लोबल लेवल पे। लोकल लेवल पर लोग देखते हैं कि हमें नौकरियां मिल रही हैं, गुर्बत की सतह कहाँ जा रही है, क्या हमारे टैक्सेस अफोर्डेबल हैं और बिल अफोर्डेबल हैं। इन सारी चीज़ों को देख के मईशत को देखा जाता है। पाकिस्तान की मईशत के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम था जहाँ पे ईस्ट एशिया आगे निकल गया, हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। अब जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, अगर उससे फ़ायदा उठाना है तो हमें ये ब्यूरोक्रेसी पे इन्हिसार किए बगैर बेस्ट एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा कि मईशत का ढांचा कैसे बदले कि लोगों को रोजगार भी मिले, एक्सपोर्ट भी बढ़े, तरफ से तो हर सस्टेनेबल भी हो। एक्सपर्ट लाती है, कभी बाहर से इंपोर्ट करती है किसी को, कभी यहाँ से ही किसी को ले आती है कि शायद वो इकोनॉमी नहीं करती है। हमारी इकोनॉमी शायद क्रिपल इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम इसको ठीक ही नहीं कर पा रहे। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हम आज आके हम तो टैक्स ही दे रहे हैं, ऊपर वाले बैठे हुए कोशिशें कर रहे हैं सर कि किसी तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए। बट अभी जो अमेरिकन टैरिफ रिवाइज किया गया है, दोबारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए उसको 10% कर दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान भी अब 18% से 10% पर आ जाएगा, या जिन लोगों पर 50, जिन ममालिक पर 50% या चाइना जैसे 100% था उन पर, उनके लिए ये होगा, हम भी इससे मुस्तफीद होंगे? जी, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट कि 10% यूनिफॉर्म है या ट्रम्प साहब ने कोई टैरिफ। 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो लगाते हैं वो डायरेक्ट टैरिफ है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने कांग्रेशनल अप्रूवल के बगैर किया है, इसको वापस करें। एक इनडायरेक्ट टैरिफ होता है, अब बहुत सी चीज़ें जब वहाँ पर शिपिंग के चार्जेस हैं, कस्टम्स के चार्जेस हैं, क्लियरेंस के चार्जेस हैं, आप फिर इनडायरेक्ट टैरिफ्स के साथ बैरियर्स क्रिएट करते हैं कि लोग अपनी चीज़ें बेच ना सकें। अभी इसको समझने में कुछ वक्त लगेगा क्योंकि ये बहुत अर्ली डिसीजन है, लेकिन मैं जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर से डील करता हूं वो सब मेरे से एक ही बात कर रहे हैं कि अब हमारा रिस्क बढ़ गया है। हम अब मार्केट्स को और प्रोडक्ट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करें ताकि अगर एक मार्केट हमारी प्रोडक्ट को रोके, जैसे यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान का एक अभी ट्रेड डील हुई है
जहां पे उन्होंने टैरिफ डिक्लाइन किए हैं। तो हमें मजीद मंडियां कैसे ढूंढनी है, ये सवाल मेरे से कंसिस्टेंटली पूछा जा रहा है, और सही सवाल है कि हम अपनी एक मंडी पे सारा इन्हिसार फ्यूचर में ना करें और नई जगहों की प्रोडक्ट्स बना के बेचना शुरू करें। और उन नई प्रोडक्ट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उन फैसिलिटेट ऐसे किया जाए पावर सेक्टर में, ताकि वो सस्ती प्रोडक्ट्स बना सके, तभी तो वो बाहर इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर बात करनी है हमने, और आईना को भी ट्रिब्यूट देना है, और न्यूजीलैंड के साथ जो मैच है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जनाब, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स क्रीज पर, और क्या खूबसूरत मैच आज हमें देखने को मिलेगा। हम उम्मीदें तो वाबस्ता कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से हमारी होप ज़्यादा हाई है कि इंडिया सामने नहीं है, वरना इंडिया जब सामने होता है ना, तो तब सब के सब जो होते हैं ना, वो डगमगा रहे होते हैं कि पता नहीं हम कैसा परफॉर्म करेंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ हमें अच्छा खेल देखने को मिलेगा टिल द लास्ट बॉल, यही उम्मीद की जा रही है। जो तब्दीलियाँ की गई हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इस पर भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी जो एक लड़की, जो आईना वज़ीर, जिसकी पूरे सोशल मीडिया पर इस टाइम धूम मची हुई है, और उसको हर इंटरनेशनल क्रिकेटर हो पाकिस्तान की तरफ से, हर कोई इसको जितना सपोर्ट और जितना प्यार दे रहा है। आई एम श्योर आप सब ने भी उसका बॉलिंग जो है वो स्टाइल देखा होगा, और उसको कह रहे हैं कि ये बड़ा यूनिक किस्म का है, और एट दिस एज ये इतना खूबसूरत अंदाज में जो एक बॉलिंग ये करवा रही है, उसको इतना ज़्यादा पजीराई मिल रही है। बट साहब, हम न्यूजीलैंड की तो बात करेंगे, लेकिन आई थिंक पहले आईना जो इतने प्यारे छोटे छोटे हाथों से, क्या खूबसूरत, आई थिंक इट इज़ गॉड गिफ्टेड, और ये बड़ा नेचुरल है। फिजा देखें, आईना ने भारत को भी आईना दिखा दिया है। अब बात ये है, आप ज़रा गौर इसमें थोड़ी सी ज़रा इसकी डेप्थ में जाएं। ये बच्ची जो जिस तरह बॉलिंग कर रही है, इसका मिजाज देखें, इसका रिदम देखें, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे को इसको बहुत किसी ने ट्रेनिंग दी है, कोई इंटरनेशनल लेवल के बंदे आए हुए हैं। तो इस तरह उसके रनिंग देखे ना जरा, वसीम अकरम दौड़ रहा है उसका हाथ का जो पूरा एक्शन, जैसे वो बॉल डाल रही है, जैसे स्विंग कर रहा है बॉल, तो वो लगता नहीं है कि 8-10 साल की बच्ची इतनी वेल ट्रेंड है। ये फिजा, ये यहाँ पर थोड़ा सा बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर ये दो फिक्रें ज़रूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान का ये सानिया है। पाकिस्तान का सानिया ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट लवर जो है बहुत है, और सिर्फ ये है कि बोर्ड उस पर मुकम्मल हाथ नहीं रखता। पिछले एतवार में भी क्रिकेट को तबाह किया गया, छोटे लेवल पे जो क्रिकेट हो रही थी, स्कूल कॉलेजेस हो रही थी, उसको बंद किया गया। देखिए, बात यह है कि अगर हमने बड़े खिलाड़ी पैदा करने हैं, तो फिर हमें, जैसे हम PSL करा रहे हैं, मैं इस पर बिल्कुल कहता हूं कि PSL एक अच्छी चीज़ है, और इससे हमारे कद काठ में इजाफा हुआ है, और यहाँ से लोग निकलते हैं। लेकिन बाज़ाब्ता बोर्ड को चाहिए फिजा कि जाकर लोगों को ढूंढे। जब ढूंढेंगे आप, तो फिर आपको बंदे मिलेंगे। अब तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया इज द थिंग कि हर चीज ऐसे वायरल हो जाती है, और ये आईना जैसे कितने बच्चे होंगे जो तो फिजा, ये आपको अगर बॉलिंग कराए इस तरह लड़की, तो आपका क्या हाल होगा उस वक्त? नहीं, मैं क्रीज जैसे शोएब अख्तर आता था बॉलिंग में, बॉल नजर ही नहीं आती थी, हमें भी नजर नहीं आएगी। लेकिन बहुत प्यारा, मतलब छोटी से मैं देख रही कि उसका ये बिल्कुल नेचुरल होता है। ये रॉ मटेरियल है, रॉ है, इसको सिर्फ पॉलिश होने की ज़रूरत है। और हमारे जो पॉलिश किए हुए क्रिकेटर्स हैं, बट साहब, वो क्या कमाल कर रहे हैं, हमें उनको देख के तो मेरा तो बहुत दिल दुखता है ऑनेस्टली। ठीक, आप ठीक फरमा रही हैं। देखिए, बात यह है कि अब थोड़ा सा सब्र और हौसले से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो हमारे मैचेस है, हमारा न्यूजीलैंड, आज इंग्लैंड, फिर श्रीलंका, ये 3 मैच जीतेंगे तो हमने ऊपर जाना है। और अगर तीनों मैचों में अगर प्रॉब्लम आएगी, तो फिर वो अल्लाह का आसरा होता है कि वो भारत नंबर 1 पे ना हो, वो नंबर 2 पे हो जाए। इफ बट्स यार उसके ग्राफ रेट ऊपर चला गया, हाँ, फिर दुआओं पे होता है काम। अदरवाइज तो फिर जरा मुश्किल है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह बच्चे लड़ रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें कुछ बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए। अभी ये न्यूजीलैंड के मैच में आपको लग रहा है कि मतलब हम जैसे नमीबिया को हमने शिकस्त दी, और उसके बाद बड़ा मोराल बहुत हाई था, शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने थी, और बड़ा वो कह रहे थे कि हम बड़े स्ट्रॉन्ग और कम बैक करेंगे। तो आज न्यूजीलैंड के सामने भी इसी तरह का स्ट्रॉन्ग कम बैक होगा, आपको लग रहा है ऐसा ही होगा? देखिए, जो आप बात कर रही हैं, इसका जवाब मुझे देने की बजाय मेरा ख्याल है मेरा स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारा GRN का इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है। आज के मैच में पाकिस्तान की जीत
को किस नजर से देख रहे हैं, और कौन सा ऐसा बॉलर है जो हमारा मैच विनिंग है और कौन सा बैट्समैन है जो आपको मैच विनिंग लग रहा है। आज आपकी प्रेडिक्शन मैच के बाद आपको या तो इनाम मिलेगा या सजा मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, लेकिन मैच से पहले कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा कौन सा नहीं, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान जो मौसम है, जो कुदरत का निज़ाम है, मुझे ये लग रहा है कि कुदरत का निज़ाम मैन ऑफ द मैच ना बन जाए, क्योंकि इस वक्त मैं स्टेडियम के बिल्कुल सामने स्विमिंग पूल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का मौसम है। लेकिन यहाँ पर जो बारिश की प्रेडिक्शन है वो आज सुबह 9 बजे 90% बताई जा रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और उसके बाद दूसरा स्पेल जो है वो आज श्रीलंका टाइम के मुताबिक 3 बजे बताया गया था, तब भी बारिश नहीं हुई। कल हमने यहाँ पर देखा जब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस थी उसमें न्यूजीलैंड का प्रैक्टिस सेशन जो था वो 2 से 5 बजे तक था, तो इसी टाइम पे बारिश शुरू हो गई थी और पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन नहीं हो सका था। जबकि अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 में जो हमारे सोर्सेज ने बताया हमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। सेम प्लेइंग 11 के साथ पाकिस्तान की टीम यहाँ मैदान में उतरेगी, क्योंकि फ़खर जमान के बारे में काफ़ी बात हो रही थी कि शायद फ़खर जमान को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। बॉलर के वाले से जो आपने बात की, यकीनन उस्मान तारिक का नाम एक ऐसा है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, जिनसे ना सिर्फ इंडिया की नींदें हराम की थी पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, बल्कि दूसरे ममालिक के लोग भी उस्मान तारिक को बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और कल जो न्यूजीलैंड के बैटर हैं मार्क चैपमैन, उनसे जब हमारी बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने भी कहा कि न्यूजीलैंड में जो कैंप है उसमें उस्मान तारिक को लेके काफी ज्यादा बातचीत चल रही है। तो इस तरह मैच अच्छा होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूं कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप आज शुरू हुआ है तो ये बिल्कुल गलत ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले अपने 3 मैचेस एसोसिएट टीम्स के साथ जीते हैं और एक मैच उसने इंडिया के खिलाफ खेला जो कि बड़ी टीम थी और उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ मैच खेलना है, इंग्लैंड के साथ मैच खेलना है और श्रीलंका के साथ मैच खेलना है, तो तीनों बड़ी टीमें हैं। अगर पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचना है तो 3 में से 2 मैचेस जीतना पड़ेंगे। आके बहुत शुक्रिया। कोलंबो से आप हमें बता रहे थे कि भाई क्या होता है मैच का, लेट्स सी, फिंगर्स आई होप सो कि पाकिस्तान जीते। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।